बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये खौफनाक वाक़े 15 अप्रैल को उस वक्त पेश आया जब हमारे 10वीं जमात के इम्तिहानात हो गए थे और हम फारिग ही थे। बज़ाते ख़ुद में उकताहट में मुब्तला हो गई थी। अपने तय एक प्रोग्राम मरतब करके मैंने सबसे पहले अपनी जिगरी सहेली सदफ़ से राब्ता किया। वो मेरा प्रोग्राम सुनकर फ़रत मसरत से उछल पड़ी। उसके बाद मैंने अफ़शा और शाफ़िया को हम ख्याल बनाया। हम तीनों सहेलियाँ अपने स्कूल पहुँची, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैडम और दीगर उस्तानियाँ तो गोमगो में मुब्तला हो गई, मगर मिस रिहाना और मिस कुलसूम ने फिलफौर मेरी ख्वाहिश को तस्लीम कर लिया। घर पहुँचते ही हमने तैयारियां शुरू कर दी। फरजाना, साइमा और नाजिया को जब इल्म हुआ तो वो भी मेरी हम ख्याल हो गई। मैंने अपनी छोटी बहन हुमैरा और अपनी चचाजाद बहन को अपना हम ख्याल बना लिया कि ऐन वक्त पर अब्बू कहीं इनकार न कर दें। फिर 13 अप्रैल को मैंने अब्बू को अपने प्रोग्राम से आगाह किया। हस्बे मामूल पहले तो वो नसीहतें करते रहे, फिर इजाज़त दे दी। सवारी के लिए हमें कोई परेशानी इसलिए नहीं थी कि हमारे ही पड़ोस में उसका हल मौजूद था। हासिल कलाम हम 14 अप्रैल की सुबह 8 बजे पिकनिक मनाने के लिए खुशी खुशी रवाना हो गए। हमारी तादाद 9 लड़कियों पर मुश्तमिल थी। हालांकि मिस रूहाना भी लड़की ही हैं, लेकिन चूँकि उनका शुमार टीचर्स में होता है सो मैंने उन्हें मिस कुलसूम के ज़ुमरे में शामिल कर लिया। सुजुकी की पुश्ती सीटों पर हमारे साथ मेरा एक कज़िन एस सिकंदर बैठा था और अगली सीट पर ड्राइवर के साथ सदफ़ का बड़ा भाई आज़िम था। ये दोनों लड़के मुसल्लह थे और हमारी हिफाजत पर मामूर थे। सुजुकी के ड्राइवर ने मज़ीद 10 मिनट सर्व करके सुजुकी को 2 हिट्टों के दरमियान पार्क किया और फिर हम मगरिबी साइबान तले दरी बिछाकर बैठ गए। 10 बजने वाले थे जबकि सेनेट पट का पूरा रेगिस्तान धूप की लपेट में था। यहाँ पर सख्त गर्मी थी। हमने अभी तक खाने पीने का सामान नहीं उतारा था। मिस रिहाना का ख्याल था कि चंद घंटों के लिए कोई भी ऐसा हिट हासिल कर लिया जाए जहाँ नहाने वगैरह का पानी हो। सबसे अहम ये कि खाने की अशिया को महफूज रखना था। इसीलिए हमारी टीचर्स भी इस बात का खासा ख्याल रख रही थी। फिल वक्त दोनों टीचर्स और हम सब लड़कियां एक दूसरे से बड़े बड़े हिट के बरामदे नुमा साइबान तले खड़ी हो गईं ताकि धूप की हिद्दत से महफूज रहा जा सके। हमारी नज़रों के सामने चंद गज़ के फासले पर ठाठे मारते समंदर की दियो पैकर और बिफरी हुई मोजें एक शोर सा मचाती साहिल से टकराती थीं। जिस तरफ भी नज़र उठती सफ़ेद सफ़ेद झाग उड़ाती डोलती लहरों से एक रूह परवर सा समा बंधा हुआ था। बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। मैं भी समंदर की बिफरी हुई मौजों में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस वक्त मेरी ख्वाहिश की इंतहा न रही जब सिकंदर भाई और आज़म भाई ने हिट मिलने की इत्तला दी। हिट का चौकीदार भी इनके साथ था, लंबा तगड़ा और मजबूत तरीन। उसका नाम फरहत जद था। वो यहाँ करीब ही का रहने वाला था। उर्दू ज़ुबान बिल्कुल अहले ज़ुबान की तरह बोलता था। वैसे भी हर लड़की को बेटी बेटी कहकर हमारे सर पर हाथ रखता तो हम उसे इंतहाई अदब की नज़रों से देखते। उम्र के लिहाज से वो कोई 40 साल का लग रहा था। जो कुछ भी था, हम आधे घंटे के अंदर अंदर अपने खेमे में शिफ्ट हो गए। हाशिम ने खुद सिकंदर, आज़म और सुजुकी के ड्राइवर के साथ मिलकर हमारा सामान उठवाकर खेमे तक पहुंचाया। सुजुकी का ड्राइवर थोड़ी देर के बाद माहीगीरों की बस्ती में अपने चचा के घर चला गया, जबकि हाशिम भी कहीं न कहीं जा चुका था। दिन के 2 बजे तक हमने आज़ादाना माहौल में खूब इंजॉय किया। साहिल समंदर पर काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आ रहे थे। हम लोगों ने यहाँ भी खूब इंजॉय किया। रात होने तक हम लोग बहुत थक हार गए थे। फिर खाने वगैरह से फारिग होकर लेटते लेटते हमारी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली। बेइंतहा अंधेरा देखकर मेरी तो सिटी गुम हो गई। बेतहाशा चीखते हुए लहजे में मैंने सदफ़ और अफ़शा वगैरह को आवाज़ें दी। ज़रा सी देर में हम सब बेदार हो गईं। मिस रिहाना अंधेरे में टटोलते हुए टॉर्च तक पहुंच गईं। रोशनी होते ही हमारे जिस्म में जान आई। ओहो लड़कियों, 8 बज रहे हैं, चलो जल्दी सामान समेटो। कमबख्त ड्राइवर भी शायद नहीं पहुंचा।
हालांकि मैंने उसे कहा भी था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक यहाँ से चल देंगी। मिस रिहाना पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। हम तेज़ी से सामान समेटने लगी, जबकि सदफ और अफशा हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अभी हमने सामान समेटकर एक तरफ रखा ही था कि अचानक सदफ और अफशा की चीखों ने सब समेत मिस कुलसूम को भी थरथरा कर रख दिया। फिर इससे पहले कि मिस कुलसूम बाथरूम की तरफ लपकती, सदफ और अफशा मलेरिया के मरीज़ की तरह थर-थर कांपती बाथरूम से बरामद हुई। मगर इनकी हैबत देखते ही हम सब भी चीख पड़ी। हाय मेरी बच्चियाँ! मिस कुलसूम दोनों हाथ अपने सीने पर मारते हुए रो पड़ी। रिहाना और सिकंदर आज़म, वो बेइख्तियार चीखने लगी, जबकि मैंने शदीद खौफ के बावजूद सदफ और अफशा को लपेट लिया। वजह यह थी कि उनके चेहरे और हाथ खून से लथपथ थे और इन पर अजीब सी दीवानगी तारी थी। सिर्फ मेरी बहन वो लड़की थी जो ना तो खौफसदा थी ना ही हरासा। वो कुछ न कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी, जबकि मेरी कज़िन सबीन और भतीजी सुंदर समेत शाफिया, फरजाना, साइमा और नाजिया बिल्कुल सख्ते में मुब्तला थी। क्या हुआ सदफ, बताओ तो, कहाँ चोट लगी? मैंने अपने हौसले पर काबू पाते हुए कहा। जवाब में वो दोनों कुछ न बोली। उनके हलक से सिर्फ गूं गां की आवाज़ें निकलती रहीं। मैंने दोनों को छोड़ दिया और पानी के गिरने की आवाज़ पर बाथरूम की जानिब बढ़ गई। मिस कुलसूम बड़ी तेज़ी से अपनी हालत पर काबू पा गई। सदफ और अफशा को अपनी बाहों में समेटकर बकिया लड़कियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। कता नज़र उनके मैं बाथरूम में दाखिल हो गई। दोनों नलकों से पानी बह रहा था। मैंने वो दोनों नलके बंद किए, पूरे बाथरूम पर गहरी नज़र डाली, मगर मुझे कहीं भी कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आई। मुतमईन होकर मैं जो ही पीछे मुड़ी, मेरी बहन हुमैरा मेरी पुश्त पर मौजूद थी। उसके होंठ बददस्तूर हिल रहे थे। हुमैरा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कहते हुए मैं बाथरूम से निकली और ये देखकर कदरे पुरसकून हो गई कि मिस कुलसूम अपने दुपट्टे से सदफ और अफशा के चेहरे साफ कर चुकी थी। उनके ना तो चेहरों पर कोई ज़ख्म था न हाथों पर। बदवक्त सिर्फ सदफ और अफशा ने बताया कि हाथ मुंह धो रही थी कि अचानक उन्हें वॉश बेसन पर लगे आईने में किसी मर्द की हैबतनाक सूरत नजर आई। उसका चेहरा तो इंसानी था, मगर नकूश किसी खूंखार दरिंदे की तरह भयानक थे। फिर जो घबराहट में मुड़ी तो पुश्त पर कोई मौजूद नहीं था और दोनों नलकों से पानी की बजाय खून बह रहा था। हम सब लोगों का तो यहाँ दम घुट रहा था। मिस, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये कहते हुए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बकिया लड़कियाँ भी मुतहर्रिक हो गईं। फिर मैं जैसे ही खुले दरवाजे से करीब हुई, अचानक ही खटाक की समात शकन आवाज़ों से दोनों कुआड़ बंद हो गए। ऐसे ही बेसाख्ता मेरे लबों से एक चीख निकली। यकबारगी में मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया। यही कुछ बाकियों के साथ भी हुआ। चीखो पुकार का ना थमने वाला तूफान सा खड़ा हो गया। हमारे जहन डूबने लगे। दिल इस शिद्दत से फड़फड़ाने लगा कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। मिस कुलसूम ने हौसला पकड़ते हुए एक पुरजोर लेक्चर दिया। इन्होंने तारीख की चंद बहादुर ख़वातीन के बहादुरी के किस्से सुनाए। हमारे दिलो दिमाग से खौफ के साए बड़ी हद तक छट गए। फिर मैं उठ खड़ी हुई। मेरे साथ मेरी चचाजाद बहन और सहेलियां भी उठ खड़ी हुई। क्या इरादे हैं अब तुम्हारे? मिस कुलसूम ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं मिस, मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हूँ और आप लोग दोनों खिड़कियों से मिस रिहाना, सिकंदर और आज़म को आवाज़ दें। चौकीदार चचा हाशिम को आवाज़ दें। जुमले के आखिरी अल्फाज मेरे हलक में घुट कर रह गए थे। सिर्फ मुझ पर ही क्या मौकूफ़ था। मिस कुलसूम समेत हर लड़की बेजान मुजस्समे की तरह अपनी अपनी जगह साकित और जामिद हो गई। वजह यह थी कि बंद दरवाजे और खुले पट सलाखोंदार दोनों खिड़कियों से बेजिस्म नक्शो निगार इंसानी कद और आज़ा से मुताबिकत रखते हुए ह्याले नमूदार होना शुरू हो गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे समंदर की लहरें एक के बाद एक करके साहिल की रेत पर रेंग रही हूँ। एक ह्याला नमूदार हुआ। एक ऐसी दहशतनाक आवाज़ आई जैसे कि कोई बैल बिफरा हुआ फनकार रहा हो। वो बाथरूम में दाखिल होता, फिर गैस भरे गुब्बारे की तरह या सैकड़ों फुट की बुलंदी से पैराशूट पहने जहाज़ से ज़मीन की तरफ छलांग लगाने वाले फ़ौजी की तरह डोलता हुआ छत से चिपक जाता। एक के बाद एक करके 8 इंसानी ह्याले छत से चिपक गए। यूँ लगा जैसे किसी मुसव्विर ने सुरमई रंग से इंसानी जिसामत के ह्याले प्रिंट कर दिए हों। इस तरह एक एक खिड़की से 4 ह्याले नमूदार हुए
और वो दीवारों से चिपक गए। अब वो कोई हरकत नहीं कर रहे थे, मगर 16 के 16 ह्यालों के नक्शों की आवाज़ बददस्तूर रगों में खून मुंजमद किए दे रही थी। यूं लग रहा था कि हमें 16 खूंखार भेड़ियों ने घेर लिया हो। लगता था कि वो अभी हम पर टूट पड़ेंगे, हमारी तिक्का बोटी कर देंगे। मुझ समेत हर लड़की यही सोच रही थी। न जाने कितनी देर गुजर गई, अचानक एक इंसानी साया अपनी बाहें फैलाए मेरी तरफ बढ़ता रहा, बढ़ता ही रहा, और फिर उसने मुझे दबोचना चाहा। और फिर अचानक ही ज़मीन व ज़मान को लर्ज़ा देने वाली एक आवाज़ आई। यूं लगा जैसे सावन की घुंघरू घटाएं गिरज पड़ी हूँ। छपाक से दरवाज़ा खुल गया और मुझे दबोचने वाला साया हरफ़े गलत की तरह मिट गया। सिर्फ इसी एक पर क्या मुनहसर था। सारे के सारे साए कड़ाकेदार कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ के साथ गायब होते गए। चूँकि दरवाजे के दोनों क्वाड़ खुल चुके थे, दरवाजे में चौकीदार हाशिम खड़ा था। उसके बावजूद समुंदरी हवाएं कमरे में दाखिल होकर मेरे भीगे हुए जिस्म को गुदगुदाते हुए कमरे में चकराने लगी। लहरों के नगमे सुनाई देने लगे, मगर मैं मिस कुलसूम और सारी लड़कियां सहरज़दा अंदाज में चचा हाशिम को तक रही थीं। वो हाशिम जो दिन में शफीक और बेपनाह मोहब्बत करने वाले बाप की तरह मिला था, लेकिन उस वक्त शोला ज्वाला बना हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से चिंगारियों की तरह शोले से बरस रहे थे। उसके खुदुखाल इस कदर भयानक थे कि मैंने झुरझुरी सी लेकर अपनी नज़रें फेर ली। मुमकिन है कि ये कैफियत ज़्यादा देर तक कायम रहती कि अचानक हवा के दोष पर बहकर आने वाली ज़िंदगी बख्शने वाली आवाज़ सुनकर मेरा अंग अंग झूम उठा। पापा! मैं शादी मर्ग की कैफियत में मुब्तला बेइख्तियार लपकी। मेरे पीछे हुमैरा भी पापा करके दौड़ी, और फिर सुंदस दादा अबू कहकर लपकी। सदफ भी बाबा बाबा कहती हुई लपकी। गर्ज ये कि ज़रा सी देर में माहौल इस कदर खुशगवार हो गया कि गुज़िश्ता वाक़यात महज एक ख्वाब की तरह महसूस हुए। ख्वाब तो फिर भी जहन पर तासुरात छोड़ जाते हैं, मगर मेरे अब्बू के गैर मुतवक्के तौर पर पहुंच जाने से खौफ के तासुरात बिल्कुल भी कायम नहीं रहे। अब्बू की मौजूदगी से हम सबको सहारा मिला था। मिस रिहाना, सिकंदर और आज़िम भी अब्बू के साथ थे, जबकि सुजुकी का ड्राइवर कमरे से बाहर रेंजर्स के 4 शेर दिल जवानों के साथ मौजूद था। निस्फ घंटे बाद हमने अपने सामान समेत रेंजर्स की निगरानी में रवाना हो गए। मेरे पापा और सिकंदर पुलिस की मोबाइल में सवार थे। आगे आगे हमारी सुजुकी थी, पीछे रेंजर्स की मोबाइल चली आ रही थी। हम एक दूसरे के चेहरे बाआसानी देख सकते थे। अब बताओ, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मिस कुलसूम ने मिस रेहाना से पुरसकून अंदाज में पूछा। आपा, जब मैं लड़कियों को सामान समेटने का कहते हुए बाहर निकली तो साहिल पर बल्कि पूरे माहौल पर अंधेरे की चादर सी तनी हुई थी। माँ सिवाय सफ़ेद झाग उड़ाती लहरों और उनके शोर के कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सिकंदर और आज़िम को आवाज़ें देते देते थक गई। मेरे हलक में खराशें सी पड़ गईं। इस कदर रुहासी हो गई कि दिल चाहा अपना मुंह नोच लूँ। यकीन जानिए, अगर वो लोग उस वक्त मिल जाते तो मैं उनकी खूब पिटाई करती। साहिल समंदर पर बददस्तूर अंधेरा था, लेकिन नज़दीकी फासले पर मौजूद चीज़ों को मैं बाआसानी देख सकती थी। बिलाखिर मैंने देखा, अंधेरी रात में 2 ह्योले से गीली रात पर पड़े मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा तो दिल धक से रह गया। दिमाग गोया तारीक फिजाओं में कलाबाजियां से लगाता रह गया। कहीं ये ह्योले सिकंदर और आज़म? इसके आगे मैं सोच नहीं सकी। मेरा दिल डूब सा गया, आंखें भर आईं। मैं दीवाना वार दौड़ती हुई उनके करीब पहुंची। ये देखकर मेरी आंखों के आगे चिंगारियां रक्स करने लगीं। मेरा सर उस शिद्दत से चकराया कि अगर फिलफौर मेरे अंदर की ममता न जाग पड़ती तो शायद मैं बेहोश होकर गिर पड़ती। वो सिकंदर और आज़िम ही थे, मगर मैं उस वक्त कतई भूल गई थी कि वो अंडरवियर और हाफ आस्तीन यानी कि बनियान पहने हुए बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। मैं पागलों की तरह दाएं बाएं तकने लगी कि शायद कोई मददगार मिल जाए। देख रही थी कि अचानक ही सिकंदर और आज़िम करहाते हुए उठ गए। फरते मुसरत से यकबारगी मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। ये जानकर मैं शादी मर्ग की कैफियत में मुब्तला हो गई कि दोनों जिंदा हैं। फरते जज्बात से बेखुद होकर मैंने दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ देर के बाद हम तीनों साहिली बालू पर चढ़ते चले गए। सिकंदर मुझसे मुखातिब हुआ कि अगर आप जहमत महसूस न करें तो सामने वाले होटल तक चलें,
हमारे लिबास वहीं रखे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, खंदा पेशानी से कहा, और मैं अपने तय ये फैसला कर चुकी थी कि इन दोनों ही लड़कों को इनकी नाफरमानी की सज़ा भी ज़रूर दूंगी। फिर इत्तेफाकन ही मेरी नज़रें इनके सरों और जिस्मों पर पड़ी। उनके जिस्म से मुसलसल धार वाले पानी के कतरे टपक रहे थे। उनके जिस्म इस कदर गीले थे जैसे अभी अभी समंदर में गौता लगाकर निकले हों। अभी मैं कोई फ़ैसला भी नहीं कर पाई थी कि अचानक मेरी नज़रें एक दीवार के करीब पड़े धब्बे पर पड़ी। मैंने साफ महसूस किया कि दूसरा धब्बा सुजुकी जैसा है। आप तो जानती हैं ना, मैं बुज़दिल हूँ, ना ही जिन भूत से डरने वाली हूँ। मेरा माथा ठनका, मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सिकंदर और आज़म का लिबास तो हमारे पास था। ये दोनों लड़के तो स्लीपिंग पजामा पहने हुए थे, बनियान बिल्कुल नहीं पहनी थी, और ये कि सिकंदर के गले में तावीज़ भी था। मैं ठटक कर रुक गई। मेरे लहजे में एक ठहराव था। कौन हो तुम? बताओ कौन हो? मेरे लहजे में अजीब सा डर और खौफ था। मैं अपने जंपर तले छुपे टीटी को निकालते हुए जंगली बिल्ली की तरह गुर्राई। वो दोनों ड्रामाई अंदाज में मुड़े। उनके कद अज खुद बढ़ गए और रंगत भी गोल्डन हो गई। जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वजह माकूल थी। उनकी आंखें गहरी गंजी थीं, जलते हुए कोयलों की तरह सुलग रही थीं। उनके चेहरे मुर्दे की तरह थे, जगह जगह से उधड़े हुए थे, जैसे मछलियों ने इन्हें काट लिया हो। इनके मुंह खुले हुए थे और हर एक के दो ऊपरी दांत किसी भेड़िए की तरह मुड़े हुए थे। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मेरी उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ गया। मैं खौफ से कांपते हुए पीछे हटती गई और वो मेरी तरफ बढ़ते रहे। मेरी टीटी का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। अचानक वो दोनों रुक गए, मैं भी रुक गई, और फिर जैसे ही मेरी नज़रें रेतली ज़मीन की जानिब झुकी, एक अजीब सा मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने देखा एक कछुआ है, बहुत ही फैली हुई जिसामत वाला। उसकी गर्दन लंबी उठी हुई है। दोनों भयानक इंसानों को या फिर शैतानों को पैर की जानिब से अपने गार्ड जैसे भयानक मुंह में लिए वो निकल रहा था। मेरे देखते ही देखते वो दोनों को निकल गया। ठीक उसी लम्हे मैंने देखा कि वो कछुआ ज़मीन से गायब हो गया। उसकी जगह चचा हाशिम चौकीदार खड़ा मुस्कुरा रहा था। रिहाना बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हारी बहन और लड़कियों की मदद के लिए जा रहा हूँ। आपा जी, इस तरह हाशिम चचा ने मेरी मदद की। रेंजर्स के जीदार जवानों ने दरवाज़ा तोड़कर तीनों लड़कों को आज़ाद कर दिया। मैं ज़किया के अब्बा और मुँह बोले बाबा को रेंजर्स के साथ देखकर जहाँ हैरान हुई, वहीं बेहद मसरूर भी थी। रेंजर्स के जवानों को जब मैंने अपनी बीता सुनाई तो वो फ़ौरन ही आप लोगों की मदद को रवाना हो गए। रेंजर्स के सिपाही बता रहे थे कि यहाँ पर आज़िम वगैरह को रिहाई दिलवाई गई। इसमें कुछ अरसा कबल 2 अंग्रेज़ ठहरे हुए थे, बहुत अच्छे तैराक होने के बावजूद डूब गए। आज तक उनकी लाशें नहीं मिल सकीं, इसीलिए इस जगह को सील कर दिया गया था, और जिस जगह को हाशिम चचा ने हमारे लिए मुंतखब किया था वो उन्हीं की मिल्कियत था। और हाशिम चचा को मेरे हुए 7 साल हो गए थे, लेकिन रेंजर्स के जवान और बहुत से सैर तफरीक के लिए जाने वाले इंसानों ने उन्हें बाकायदा घूमते फिरते और डूबते लोगों की मदद करते देखा। अलबत्ता ये मामला हम हल नहीं कर सके कि हाशिम चचा के यहाँ हमारे साथ पुरस्कार वाक़यात क्यों पेश आए, और लड़कियों की मदद करने के बाद हाशिम चचा अचानक गायब कैसे हो गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।